जी अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन वाइज टेस्ट का दूसरा पोर्शन पोस्ट पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसका पेपर स्टूडेंट्स को सुबह दे दिया गया था। अब इस पेपर की इवैल्यूएशन आपने नोट किया होगा कि इस पेपर में मैंने खास तौर पे 1954 से लेके और फिर उसके बाद 1956 तक इसी टाइम पीरियड में से आपसे सवालात जो है, 3 सवालात इसी पोर्शन में से पूछे। और ये पास्ट पेपर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं तो इसी पोर्शन से पूछे गए हैं। और ये जितने सवाल पूछे गए हैं ये पास्ट पेपर्स में मौजूद हैं। इसी फेज में पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई। इसी फेज में, इस फेज के बिल्कुल शुरू में 54 में बोगरा प्लान आया। और इसी फेज में 1 यूनिट स्कीम आई। पहले बोगरा प्लान आया, फिर सेम मंथ में असेंबली डिसॉल्व हो गई, फिर 55 अगस्त में 1 यूनिट स्कीम आ गई। ये अक्टूबर से लेके अगस्त तक ये जो 10 मंथ्स हैं, इसी में से आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए। ठीक है जी, 3 सवाल। अब इन पे बात करने से पहले ये अलग अलग तीनों सवाल तैयार करना इंतहाई बेवकूफी है। ये पूरा पोर्शन जो है याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1947 से लेके 1958 जब आइन बन गया और उसके बाद फिर पहला मार्शल जो आया, इसको अलहदा अलहदा पढ़ेंगे आप तो कंफ्यूज होंगे। यानी आप एक टॉपिक छोड़ दें, दूसरा पढ़ लें, तीसरा छोड़ दें, चौथा पढ़ लें, तो कभी समझ नहीं आ सकती। ये पूरा डेकेड हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का डेकेड है, पूरे का पूरा डेकेड। इस पूरे डेकेड में जो बेसिस सेट कर दी गई थी वो इन द लॉन्ग रन ओवरऑल फिर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर इसका इम्प्रिंट हमें नजर आता है, जिसकी छाप नजर आती है। इस फेज ने साबित किया कि कैसे पावर पॉलिटिक्स के लिए हर चीज जस्टिफाइड है। इस फेज ने साबित किया कि पॉलिटिशियंस वो एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स की बजाय वो पावर कॉरिडोर्स को तवज्जो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इस फेज ने फोकस किया कि पावर के लिए पॉलिटिकल राइट्स भी अगर इन्फ्रिंज करने पड़ जाएं तो कर जाओ। सो ये पूरा फेज एक होलिस्टिक फेज है जी। इसकी एक होलिस्टिक स्टडी वही आपको फिर रियल सेंस में बताती है कि इस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम फ्रजाइल क्यों है आज तक, जिसकी बुनियादें इस फेज में। यह है मेरा इंट्रोडक्शन। क्योंकि पेपर में मुझे ये तीनों सवाल एक साथ नहीं पूछ लेने, वो इतना बेवकूफ नहीं है। हम तो पोर्शन वाइज टेस्ट ले रहे हैं ना। सो इस पूरे फेज में से जिस तरह का भी सवाल आएगा, मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो इस पूरे फेज का होलिस्टिक मैं उसको पिक्चर उसके सामने रखूंगा। सही है जी। तो ये इसलिए तीनों का इकट्ठा ये बताना जो है वो जरूरी था। अब पेपर में तो किसी भी पेपर में आप पास पेपर पिछले 20 साल के पास पेपर उठा के देख लें, आपको इस फेज में से ऐसा नहीं है कि 2 सवाल एक साथ ही मिल जाएंगे। एक सवाल ही मिलेगा, वो भी कुछ पेपर्स में। सो तीनों की नेचर एक सेम आ गई कि इंट्रोडक्शन मेरा सेम आएगा तीनों का, तीनों का कंक्लूजन भी मेरा सेम आएगा। और खास तौर पर लेट से कि अगर मुझे मई के पेपर में 2022 में इस फेज में से
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, अब इसमें तो अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान भी है ना सवाल, वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात हो रही। तो कंक्लूजन में आ जाएगा तो मैं उसको बता सकूंगा कि मार्च अप्रैल 2022 इसमें हमें वो रेप्लिका नजर आता है ऑफ ऑल दोज मैन्यूवरिंग्स, ऑफ ऑल दोज टैक्टिक्स जो हमें 1950s के डेकेड में अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरफ से यूज करते वो नजर आए। और 1950s में भी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो पॉलिटिशियंस ही थे, कि पॉलिटिशियंस ही इतने वीक थे कि वो चीजों को बेहतर नहीं कर सके। और 2022 में भी हमें ये नजर आता है कि पॉलिटिशियंस, खास तौर पर अपोजिंग फोर्सेस, वो इतनी वीक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रिवेल नहीं करवा सकी। तो जिम्मेदार कसूर सियासतदानों का है। सो मेरा इस फेज का कंक्लूजन, अगर मेरा इस मई के पेपर में आ जाता है, इस फेज का कंक्लूजन, इस फेज का इंट्रोडक्शन, वो सेम पैटर्न पे रहेगा इन तीनों सवालों में। अब जहां तक बात आ गई इन तीनों सवालों की, एक सवाल में उसने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उससे रिलेटेड कि उसने कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया था। ये जो आज आप क्राइसिस देख रहे हैं ना जी, उसके मुकाबले में ये क्राइसिस तो बहुत बड़ा क्राइसिस था। जिस तरह आज आप कहते हैं ना, बच्चे बच्चे को पता लग गया कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, ठीक है जी, इसकी कोई भी रूलिंग वो जी कोर्ट्स में चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक बुनियादी जो है वो आप कह लो कि बेस है आर्गुमेंट का, जो रिपीटेडली रिप्रोड्यूस किया गया, नहीं हो सकती। इसी तरह 1950s में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस गुलाम मोहम्मद ने पैदा किया, जब उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व की, तो उस वक्त भी यही डिबेट थी कि क्या गवर्नर जनरल असेंबली डिसॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जो इंडिपेंडेंस एक्ट था हमारा उस वक्त का, उसके मुताबिक वो इस पे साइलेंट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सही जी, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 साइलेंट है, इसलिए गवर्नर जनरल ने वसी तर कौमी मुफाद में कर दिया जस्टिफाइड। सो एक फ्रेमवर्क उसने ये सवाल पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, मैं उसको बताऊंगा, सारे फैक्ट्स बताऊंगा इससे रिलेटेड कि गुलाम मोहम्मद ने क्या क्या कैसे इसको तोड़ा। उसके बाद पूछता है इफेक्ट्स ऑन द सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इफेक्ट इसमें से जो सबसे बड़ा निकला वो निकला डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की आप फिर सब्सिक्वेंट यूजेज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अयूब खान के केस में भी यूज हुई, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिया के केस में भी यूज हुई, ये मुशर्रफ के केस में भी। इन तीनों के केसेस जो अपने अपने दौर की सुप्रीम कोर्ट से ये लोग इनके हक में फैसले आए। ऑल्दो 2009 एंड देन इन 2014 सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये वर्डिक्ट दी हुई है कि इस मुल्क में अब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं चलेगी, अब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे फैसले नहीं होंगे, नजरिया जरूरत पर फैसले नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 2018 से 22 में फिर भी ऐसे फैसले हुए। फॉर एग्जाम्पल फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एक बहुत बड़ी तादाद में जो कि इरेगुलरिटीज थी, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, उनको निकाल दिया गया, लेकिन फिर उनको बहाल कर दिया गया। अब आईनी तौर पर लीगली वो बहाल नहीं होते थे, लेकिन हजारों में तादाद थी, तो बहाल कर दिया गया।
नजरिया जरूरत। अभी मोस्ट रिसेंट केस आज ही फैसला आना, पता लग जाएगा कि क्या वाकई नजरिया जरूरत चलती है या नहीं चलती। नहीं, पूरी हमारी तारीख में ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वो डेवलप होती रही है। दूसरा बड़ा इफेक्ट, इस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का बेनिफिशियरी कौन रहा है हमेशा हमारी तारीख में? तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खुद भी पॉलिटिशियन तो नहीं था, बेसिकली तो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था। अयूब, जिया, मुशर्रफ, ये कोई पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, ये डिक्टेटर्स थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का ज्यादा बेनिफिशियरी हमेशा अनडेमोक्रेटिक इंडिविजुअल लीडर वही हुआ इस मुल्क में। कभी भी किसी पॉलिटिशियन को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में रिलीफ नहीं मिला इस मुल्क की तारीख में। सो एक मेरा इंट्रोडक्शन, एक मेरा एस्टिमेशन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद दो मेरे आर्गुमेंट्स एंड देन मेरा कंक्लूजन, दैट इज सफिशिएंट। सोर्स क्या है, मैं तीनों सवालों पे बात कर लूं, फिर एक ही सोर्स आपको बताऊंगा कि एक ही रात में बैठ के उसका वो पोर्शन पढ़ जाए। फिर इसी में दूसरा सवाल जो है वो बोगरा प्लान का, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, बोगरा फार्मूला, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। वो कहते हैं जी ये प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज था, प्रैक्टिकेबल कॉम्प्रोमाइज। था या नहीं था? मेरा इंट्रो सेम है जी इस फेज का जो मैं शुरू में बता दूं। बोगरा फार्मूला था क्या, मैं उसके फीचर्स बताऊंगा, और ये फीचर्स ही टेक्निकल हैं जी, जिसको पता है वो ही लिख सकेगा, नहीं तो याद कर ले। क्या ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था? तो यस, ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था। हमें पता होना चाहिए कि 1950 से लेके 1954 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, इंटरम रिपोर्ट आई, रिजेक्ट हो गई, फाइनल रिपोर्ट आई, रिजेक्ट हो गई, एक पॉलिटिकल क्योटिक कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो रहा था। और उसमें फिर बोगरा के ये जो फीचर है, ये जो प्लान है, इट वाज द लास्ट बिड टू कीप द होप्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव, कि आइन बना लेते हैं। अब ये कंप्रोमाइज कहां कहां हुआ? ये कंप्रोमाइज लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन में हुआ, ये लॉ मेकिंग पास कैसे होंगे, लॉ आप बनाएंगे कैसे, उस पे हुआ, ये लैंग्वेज पे हुआ। ये इसके तीन बड़े कंप्रोमाइज हैं जो इसमें हुए, जिसको पॉलिटिशियंस ने, दोनों तरफ से पॉलिटिशियंस, ईस्ट एंड वेस्ट विंग के पॉलिटिशियंस ने एक्सेप्ट किया, और ये पास हो गया पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिर विद इन 2 वीक्स, अक्टूबर में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व कर दी। सो यस, इट वाज अ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज। मैं अपने तीन आर्गुमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि पहले क्या हो रहा था जी इन तीन आर्गुमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और बोगरा में क्या था, उस पर बात करूं। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक इवेंट्स डेवलपमेंट्स का नहीं पता तो मैं उसको इंप्रेस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब वो मेरा यहाँ काम नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा वो बताऊं कि लेजिस्लेचर कैसे जनाब एक तरफ से 175 किस तरह पूरे किए, दूसरी तरफ से 175 कैसे पूरे किए। सही है जी, एक तरफ से 165 असेंबली में दिए, 10 इधर दिए, इधर 135 दिए, बाकी 40 सेनेट के दिए, मिला के 175 होगी। 30% का फार्मूला क्या था, लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज को कौमी जुबान का दर्जा दिया गया, स्टफ लाइक दैट।
ये आपका काम। लेकिन यस, इट वाज अ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज, और उसका स्ट्रक्चर जो है इस सवाल के जवाब। तीसरा, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन सेम रहेगा तीनों क्वेश्चंस का, मेरी जाती राय में। तीसरा फिर ये है कि जनाब 1 यूनिट क्यों बना, 1 यूनिट। इंट्रो मेरा सेम आना है। इस 1 यूनिट को बनाने वाले भी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस ही हैं, कोई भी पॉलिटिशियन तो नहीं है जिसने 1 यूनिट अप्रूव किया एट दैट टाइम। गवर्नर जनरल भी ब्यूरोक्रेसी से था, अब वजीर आजम भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट 1955 में है। तो उसने कहा जी कि वाई 1 यूनिट वाज क्रिएटेड, क्यों क्रिएट किया गया, और फिर ये सब्सिक्वेंटली एबॉलिश हुआ जी। वाई 1 यूनिट वाज क्रिएटेड एंड सब्सिक्वेंटली एबॉलिश्ड, वाई। तो उसने मेरे से सीधा सीधा सा सवाल पूछा है, मुझे ये बताना है कि 1 यूनिट क्यों बनाया गया था। मैंने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं कि 1 यूनिट बनाया क्यों गया था। 1 यूनिट एक तरफ तो ईस्ट पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जी जिस तरह की नेशनल असेंबली की सीटें बनेंगी उसमें ईस्ट पाकिस्तान के लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि वो आबादी में ज्यादा थे, ठीक है जी। तो वो जनाब उसको एक तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। फिर 1 यूनिट इसलिए भी बनाया गया था कि जनाब फाइनेंशियल इश्यूज थे। ईस्ट पाकिस्तान एक इलाका एक कैपिटल, तो वेस्ट पाकिस्तान एक इलाका एक कैपिटल, ताकि मुख्तलिफ जो सेक्रेटेरिएट्स का, वजीर आला का, वजीरों का ये खर्चे वगैरह सारी चीजें ये खत्म हो और एक ही जगह पर एक कंसोलिडेटेड काम हो। तो जो एक्सपेंडिचर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स जी, उनको भी लो डाउन करने की कोशिश करें। फिर जी, जो डिफरेंस था ऑफ ओपिनियन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब की असम्बली अपनी बात कर रही, सिंध की अपनी कर रही है, NWFP की अपनी कर रही है, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा बात कर रहा है। तो क्यों ना इन इलाकों को एक करके एक असम्बली, वो एक सिंगल जो है वो उसकी वॉइस हो जाए, सिंगल वॉइस, और इस तरह से भी एक सिंगल वॉइस। तो जी इजी करें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस। फिर इसलिए भी बनाया गया क्योंकि पंजाब सिंध इनके दरमियान वाटर के बहुत ज्यादा इश्यूज थे। 1950s में बहुत इश्यूज थे वाटर के। इंडिया ने पानी बंद कर दिया था तो आगे जाहिर है फिर पंजाब ने सिंध का पानी फिर बहुत कम देते थे। तो वाटर के इश्यूज खत्म हो जाएंगे जब पूरा वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट हो जाएगा, तो ये सिंध पंजाब के झगड़े खत्म हो जाएंगे जी। पाकिस्तान में इक्वालिटी ले आएंगे जी हम, मसावी इक्वालिटी हो जाएगी, पाकिस्तान के 2 यूनिटों की बराबरी की सीटें जी हम लेके आ जाएंगे जी। समझ आती है जी। तो ये कुछ बड़े आर्गुमेंट्स हैं जी, 3-4 आर्गुमेंट्स आपने बता दिए कि ये इसलिए किया गया जी। व्हाई इट वॉज अबॉलिश्ड, ये एक पासिंग रेफरेंस में बात है कि ये 1970 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन जब इसको अबॉलिश किया गया उस वक्त से लेके आज तक एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज ऑफ बहावलपुर। बहावलपुर 1 यूनिट के टाइम पे बनने पे एक सेपरेट प्रोविंशियल स्टेटस रखता था। ये पंजाब के सूबे का हिस्सा नहीं था, ये एक सेपरेट प्रोविंशियल स्टेटस रखता था। तो जब इसको जम कर दिया गया 1 यूनिट में, बहावलपुर भी जम हो गया। लेकिन जब 1970 में 1 यूनिट स्कीम खत्म हुई, सारे सूबे अलग अलग हो गए, तो ये बहावलपुर अलग नहीं हुआ, ये पंजाब का हिस्सा उस वक्त से चाहता है। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हमारी तारीख में कब बहावलपुर एक सेपरेट प्रोविंस बनेगा या नहीं बन सकता।
सो ये 3 सवाल, सोर्स इनका, दो सोर्सेज मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं जी। हामिद खान की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें 1947 से यानी लॉ मेकिंग जो आपकी शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1958 तक एक लाइन भी ना छोड़ें, सब कुछ पढ़ जाएं एक दफा। या जिसे लगता है कि हामिद खान की लैंग्वेज, क्योंकि हामिद खान बेसिकली लीगल फ्रेटर्निटी से था, काफी मुश्किल अंग्रेजी भी लिख जाता है, तो इसी चीज को आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान, नजरिया, हुकूमत और सियासत, फारूक मलिक। सही है जी। इसकी किताब से आप 1947 से लेके 58 तक की सारी उर्दू में पढ़ लें बेशक, लेकिन ये फेज क्लियर होना चाहिए, तभी आप बेहतर तौर पे इसको लिख सकते हैं। और ये टू द पॉइंट है, इसमें आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। आपकी फैक्ट्स अगर तगड़े हैं, आपको पता है कि बोगरा प्लान के क्या फीचर्स हैं, आपको पता है कि कैसे गुलाम मोहम्मद के खिलाफ मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद जनाब फेडरल कोर्ट में बात की, जस्टिस मुनीर कौन था, उसने क्या डिसीजन दिया, फिर बाद की डेवलपमेंट्स, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपके क्लियर हैं तो इस फेज के, तो तभी ये सवाल निकलेगा, हवाओं में बातें करके नहीं निकलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इजी पोर्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक के साथ रट्टा मार के तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसको एक ही गो में पढ़ें और इसको एब्जॉर्ब करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद उसने एक सवाल दे दिया, उन्होंने कहा जी बता दें, एक चौथा सवाल, कॉजेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का जो डिबैकल है उसकी कॉजेज बता दें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो बता दें, और आखिरी पार्ट ये मैंने खुद आज लगाया बीच में, सो दैट कि हमने जो यस्टरडे बात की थी, अभी कल ही बात की थी हमने, कि क्या टू नेशन थ्योरी वैलिड है या नहीं है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा जी, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके पास ये आर्गुमेंट पूरा मौजूद है। तो हमने ये सवाल के साथ जोड़ दिया कि डू यू एग्री दैट सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान was not the negation of two nation theory। ये यहां जोड़ दिया मैंने पार्ट ये कल हमने इस पे बात कर ली हुई। अगेन इस सवाल का जब मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो मैं इंट्रोडक्शन में कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और टू नेशन थ्योरी की नेगेशन लगाना नहीं बताऊंगा, मैं उसको अपने इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि कोई भी स्टेट जब इंडिपेंडेंट होती है तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर उसके अंदर कोई इंटरनल इश्यूज डेवलप होते हैं तो उसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि इसकी इंडिपेंडेंस गलत थी। फॉर इंस्टेंस मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, 1783 से 1789 का यूएस 1789 में एक्सपोज हो गया, तो आपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में, आपने ये नहीं कहा कि हमारी इंडिपेंडेंस गलत थी। 1861 से 65 पूरा यूनाइटेड स्टेट्स सिविल वॉर में लड़ पड़ा, आपने सिविल वॉर के मेनेस को एड्रेस किया, ये नहीं किया कि जनाब क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ही गलत थी। So there were causes, certain causes of East Pakistan debacle, and of course it do have some consequences, but neither those causes not the consequences। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ही गलत थी, रॉन्ग फुटिंग इस पे थी। मैं इस तरह का इंट्रोडक्शन बनाऊंगा जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को मिला दूंगा, फिर मैं हेडर दे दूंगा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पहले मैं 3-4 कॉजेज बता दूं जी, बच्चों वाली बातें ये तो सबको पता है, ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटिकल माइंडसेट का, कैसे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सीट्स नहीं दी जाती थी, फिर रिसोर्स एलोकेशन के इशू, कैसे वेस्ट पाकिस्तान को रिसोर्सेज ज्यादा दिए जाते थे, ईस्ट पाकिस्तान को कम दिए जाते थे,
पता होना चाहिए हमें रेसमैन एकॉर्ड। आप जब हामिद खान की किताब खोलेंगे ना जी, रेसमैन एकॉर्ड, कैसे इनके दरमियान इशू, रिसोर्सेज की तकसीम पे भी इशू थे, कैसे दोनों तरफ जो है वो इंडिया फैक्टर बीच में एक बड़ी कॉज, मैं 3-4 कॉजेज बता दूंगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जी हमारी तारीख पे। तो इसके कुछ पॉजिटिव भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसके कुछ नेगेटिव भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नेगेटिव इन सेंस मुल्क टूट गया जी, डिवाइड हो गया, सही जी। नेगेटिव इन सेंस कि मोरल डाउन हो गया जी। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी, सिंस 1971 टिल डेट हमारे कई डोमेस्टिक इश्यूज हैं पर्टेनिंग टू बलूचिस्तान, पर्टेनिंग टू पख्तून, लेकिन ये किसी भी तरह हमने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं लेके गए इनको। ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए हैं, सख्तियां भी हुई हैं, जबर भी हुई, लेकिन नीदर बलोच और पख्तून पॉलिटिशियंस नॉर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वो उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कभी नहीं गए जो कि हमें 1971 में नजर आया। सो दे हैव लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट। सो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करती नजर आती हमें ना बलोच पॉलिटिशियंस ना पख्तून पॉलिटिशियंस। टेररिस्ट की बात नहीं हो रही, ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रहते हुए बात हो रही। और तीसरा हिस्सा कि क्या ये टीएनटी की निगेशन है, ये जनाब मैं कल करा चुका हूँ, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप, 15 दिन तक रिकॉर्डिंग चलनी है आपके पास, जो आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी वाला सवाल था। सो मैं इस सवाल का कंक्लूजन लिखूंगा कि ज्योग्राफिकली नॉन कॉन्टिगुअस टेरिटरीज, ये जनरली कहा जाता है जी ये इकट्ठी रह नहीं सकती थी, ये तो कभी रह ही नहीं सकते थे इकट्ठे। लेकिन दुनिया में अभी भी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। अलास्का ज्योग्राफिकली यूएस के साथ कॉन्टिगुअस नहीं है, हवाई यूएस के साथ ज्योग्राफिकली कॉन्टिगुअस नहीं है, जिब्राल्टर यूके के साथ ज्योग्राफिकली कॉन्टिगुअस नहीं है, लेकिन उसके हिस्से हैं, डिफरेंसेस हैं। इवन जिब्राल्टर का ब्रेग्जिट पे बड़ा सीरियस डिफरेंस था यूके के साथ, लेकिन डायलॉग, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल एक्सचेंज, मसला हल हुए। सो ये जो एक मिथ बनी हुई है ना जी कि ज्योग्राफिकली भी इतने दूर थे जी, 1000 मील का डिस्टेंस था जी, ये कैसे चल लेते जी। तो भाई दुनिया में कई ज्योग्राफिकली नॉन कंटिगुअस टेरिटरीज आज भी मौजूद हैं। इशू सारा आपकी इंटेंशन का था। पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर इंटेंशन आपकी प्लूरलिस्टिक हो तो आप बेहतरी की तरफ चल सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो मेरा इस सवाल का फ्रेमवर्क कल की निस्बत आपको लग रहा होगा कि बड़ा टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात हो रही है, क्योंकि पोस्ट पार्टीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के टॉपिक्स आपके अगर फैक्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है आपको पॉपुलेशन पे सवाल आ गया, ये तो डोमेस्टिक इशू हो गया ना, चला दें कहानियां जितने लिख सकते हैं आप, समझ आ रही है जी, एनर्जी पे आ गया या किसी और चीज पे आ गया, पढ़ते रहते हैं जी, सीएसएस के स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, मजमून भी ऐसे भी तैयार किए होते हैं इन पे। लेकिन ये जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो फैक्ट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं ऐसे टॉपिक्स में, इसलिए ये टू द पॉइंट स्पेसिफिक होता है। लग रहा होता है कि इसमें कोई ज्यादा आर्गुमेंट्स तो है नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा फैक्ट्स से आप आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हो। सो इसलिए लग रहा होता है कि बड़ा छोटा सा काम है ये, तो आप इसको जब पढ़ेंगे ना 1947 से 58 का पोर्शन जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 यूनिट को एक को पढ़ लें और आप कहें लो जी मेरा मैंने इस पोर्शन से ये 1 यूनिट अच्छी तरह कर लिया, वो भी अच्छी तरह नहीं होगा। क्योंकि अगर उसने पूछ लिया कॉजेज क्या हैं 1 यूनिट के पीछे, तो पिछली डेवलपमेंट्स में जाना पड़ेगा ना जी, अगली डेवलपमेंट्स में तो नहीं जाएंगे आप, सही है जी।
गुलाम मोहम्मद वाला हो गया, ईस्ट पाकिस्तान वाला हो गया, 1 यूनिट हो गया, बोगरा हो गया। अच्छा जी, आगे जी, आगे अगेन उसने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि भाई जो आपके यहाँ स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट्स फॉर प्रोमलगेशन ऑफ इस्लामिक सिस्टम, क्या कोई स्टेप्स लिए गए हैं? और क्या आप ये समझते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इट इज माउथ पीस ऑफ इस्लाम, ये है या नहीं है? सही है जी? उर्फ आम में मतलब ये इस्लामी दफात का सवाल है, सीधा सीधा आम जुबान में मतलब इस्लामिक प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सही है जी? सो इस्लामिक प्रोविजंस मेरी 56 की, 62 की, ठीक है जी। फिर मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस की, फिर हदूद ऑर्डिनेंस की, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। ये फैक्चुअल पोजीशन मेरी क्लियर होनी चाहिए। इस्लामी दफात 62 में क्या थी, 63 में क्या थी, ये एक फ्रेमवर्क जो है, स्टेप्स जो टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, वो आपने उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, बस दैट्स इट। अब ये कि क्या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मैंने इंट्रोडक्शन नहीं बताया, अभी कंक्लूजन नहीं बताया, बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसको पहले निचले फ्रेमवर्क को जरा समझ लें। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस, क्या ये रियली माउथ पीस ऑफ इस्लाम है? सही है जी? अब यहां पर वो आपकी मुकम्मल आपकी ओपिनियन पूछ रहा है, मैं इसको जवाब दूंगा तो मैं कहूंगा पार्शली यस, पार्शली नो, यानी है भी और नहीं भी है। सही जी? पहले तो मैं उसको क्लियरली बता दूंगा कि भाई मेरे कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील ही करते हैं इस पोर्शन को, 227 आर्टिकल से लेके 231 तक कॉन्स्टिट्यूशन की। सही जी? वो डील ही इसी को करते हैं। सही है जी? इससे बाहर है ही नहीं। क्लियर है? समझ आती है जी? सो एक तरफ तो मैं उसको पहले ये बता दूं, अब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ रट्टा मारना याद करना, लेकिन अगर मैं इनको एक एक लाइन में लिख दूं, 227 क्या कहता है, 228 क्या कहता है, तो वो जरा बेहतर होगा फिर। हेलो भाई साहब, मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ, मैं उसके बाद कॉल करूँ आपको? लो जी। सो ये बताना जो है वो बड़ा जरूरी है कि जनाब इस्लामिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कौन सी है। याद रहे, आप सोच रहे होंगे 231 पे बात खत्म हो गई है तो वो 295, वो 295C और वो सारे कहाँ गए? वो CPRC है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। तो बात कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसके आर्टिकल्स के तनाजुर में आपने देखने हैं। तो इस्लामिक प्रोविजंस, हाँ जी, पार्शली यस, पार्शली नो। कैसे? तो मैं उसको बता दूंगा जनाब, टाइटल देख लें जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देख लें जी, उसको हमने बीच में इनकॉर्पोरेट किया जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसके मुताबिक ही चलनी है चीजें। फिर जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसका सेफ गार्ड करना है जी। फिर इस्लाम जो है जी वो ऑफिशियल रिलीजन जी आपका। फिर सोवरेनिटी जी गॉड की जी। फिर जनाब आपने मुस्लिम को डिफाइन भी किया जी, मुस्लिम होगा होता कौन है जनाब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जी। सही जी? फिर इसी तरह जनाब आपने एक
नजरियाती काउंसिल भी बनाई जी, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल। छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, ये आप उसको बताते जाएंगे कि जी ये पार्शली यस, हाँ हमें नजर आता है जी कि ये चीजें मौजूद है। फिर माइनॉरिटी राइट्स भी हैं जी, ठीक है जी, इनके लिहाज से तो लग गया पार्शली यस। लेकिन बात तो इस्लामिक सोसाइटी बनाने की भी है, इस्लामी मुआशरा बनाने की भी है, जो कि 73 की इस्लामिक प्रोविजंस में मौजूद है। सही है जी। सो जनाब, ये तो फिर क्या ये इस्लामी मुआशरा बन गया आज तक? क्यों जी? इस्लामिक लॉज होंगे जी, तो क्या सारे के सारे आपके लॉज इस्लामिक हैं जी? फिर जी इसी 1973 में ये भी लिखा हुआ था कि जनाब इंटरेस्ट, मार्कअप्स, सूद, इसका हम बतदरीज खात्मा कर देंगे जी। क्या कर दिया जी? सही है जी। समझ आती जी। फिर बात होती जनाब इस्लामिक एजुकेशन, क्या इस्लामिक एजुकेशन सेंट्रल रोल प्ले करती नजर आती है जी आपको आपके करिकुलम में? क्यों जी? और फिर था जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मुनसिफाना तकसीम वसाइल की, क्या ये होती नजर आती? ये भी तो इस्लामिक प्रोविजंस में लिखे हुए हैं ना। तो जिन बादियों नजर में मेरे ख्याल में ये चीजें मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट नहीं हुई, और पहली वाली हमें जो है वो एग्जीक्यूट होती नजर आती है। अब ये पूरे का पूरा फैक्चुअल पोजीशन पे है जी सवाल। जिसको इस्लामिक प्रोविजंस का पता है वो सवाल करेगा, जिसको नहीं पता, भाई मुताला पाकिस्तान है ना भाई, कुछ भी पूछ सकता है वो। आपने वहां ये तो नहीं कहना कि ये हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं था क्लास में, ये पेपर में आ गया जी, ये तो अकेडमियों में भी नहीं पढ़ाया गया था जी। इस सवाल के लिए भी सेम दोनों सोर्स, सेम सोर्स। हामिद खान में भी इस्लामिक प्रोविजंस पे लदा लिखा हुआ है, फारूक मलिक ने भी लदा लिखा हुआ, दोनों सोर्सेज में सेम है जी। सही है जी। अब आ जाते हैं कि ऐसे सवाल पे जब इंट्रो डेवलप करना है, तो बड़ा, यानी हमने बड़ा एक मॉडरेट सा जवाब दिया है। हमने को बहुत ज्यादा 73 के आइन के इस्लामी दफात को आसमान की बुलंदियों पर भी नहीं चढ़ाया और बिल्कुल उनको रिजेक्ट भी नहीं किया, बड़ा एक मॉडरेट सा जवाब दिया। सो हमारा इंट्रोडक्शन भी ऐसा मॉडरेट सा ही होना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना जी, और सिंस 1947 ये कोशिश की गई कि इस्लामिक प्रोविजंस उनकी अम्ब्रेला में ही इस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। हाउएवर it was because of various contending interpretations, namely liberal, socialist, Islamization, enlightened moderation। मुशर्रफ की, ये जिया का था, ये भुट्टो का था, ये मुशर्रफ का था, और ये आपके अर्ली जो पॉलिटिशियन, लिबरल पॉलिटिशियंस थे, हर एक का इंटरप्रिटेशन पे इशू था कि कैसी प्रोविजंस, जिसकी वजह से हमें इस्लाम की प्रोविजंस पे कोई इशू नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशंस के इशू थे।
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने सर्टन एस्पेक्ट्स के जो एक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए स्ट्रक्चर, उसमें तो हमने इस्लामिक प्रोविजंस को रखा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाले पॉइंट्स जिस तरह इंटरेस्ट और बाकी चीजें, वो आज भी क्वेश्चन मार्क है जी। तो मैं इस तरह का इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। कंक्लूजन में लिखूंगा कि इस्लाम इज द मोस्ट लिबरल ऑफ द रिलीजन्स या अमंग रिलीजन्स। सबसे लिबरल रिलीजन है इस्लाम। इंसानों की तारीख में जितने मजाहिब आए हैं, क्योंकि इस्लाम तो आया ही अरेबिया के लोगों को लिबरेट करवाने था फ्रॉम इग्नोरेंस। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पे लोगों के इडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेक्टेरियन, ये डिवाइडिंग लाइंस ही इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी हुई कि ये नाउ इट रिमेन्स अनलाइकली कि हम एक इस्लामिक ब्रांड पर पूरी कंट्री को यूनिफाई कर सकें। यही वजह कि इस्लामिक प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में दो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान की तारीख में, 9th एंड 15th, जिसमें शरिया बिल के नफाज की बात है, दोनों में शरिया बिल दोनों को कहा जाता है, दोनों पास नहीं हुई क्योंकि हम इस पर कंसेंसस नहीं डेवलप कर सके। एक वो मजहब जो था ही बहुत लिबरल, उसको हमारे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, वरना तो बहुत लिबरल सिस्टम है। तो मैं कंक्लूजन इस तरह का बनाऊंगा। सो ये मेरे सवाल का जवाब होगा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैं तगड़ा बनाऊंगा, कल भी, आज भी, आगे भी। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं जितना ब्रॉड कैनवस में जाके लिख सकता हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ही उसको बताएगा कि मेरी रीडिंग का लेवल क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। बीच में तो आपका क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपके फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड आपकी एनालिसिस हैं, याद कर लें, रटे मार लें। असल तो आपकी रीडिंग कितनी ब्रॉड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ब्रॉड है, वो आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ही बता रहा होता है। सो मेरे से आप इस पूरे 20-25 दिनों के सेशन में कुछ ना भी सीख सकें कि जी ये तो अब सवालों के जवाब तो हमें तैयार करने हैं जी, स्ट्रक्चर तो बता दिया, इनमें से कुछ जो है वो हमें तैयार भी करने हैं, बट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये आपके बनते जाएंगे। और इनमें से कोई भी एक दो सवाल भी लग गए तो उसमें आई पर्सनली बिलीव कि वो बेहतरी की तरफ आप चले जाएंगे। आखिरी चीज, रेफरिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, identify the commonalities among military dictators in the history of Pakistan. इंट्रोडक्शन जी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम, इसके साथ सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस, और इसके यानी एक्सपेरिमेंटेशंस ये सबसे ज्यादा की ही मिलिट्री डिक्टेटर्स ने, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ उनको अपनी लेजिटिमेसी चाहिए होती थी, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि पॉलिटिशियंस क्यों नहीं ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सके, बिकॉज ये उस लेवल पर कमिटमेंट शो नहीं कर सके। वीकनेस रही हमारी तारीख में पॉलिटिशियंस में, हम नहीं कर सके। सो ये वीकनेस या ये सारा जो एस्पेक्ट है, ये एक इंट्रोडक्शन में के तौर पे डेवलप उसको करके अपनी बात बताऊंगा। अब मिलिट्री डिक्टेटर्स जी, मिलिट्री डिक्टेटर्स की मैं एक ब्रीफ सा पैराग्राफ, अयूब आया कब आया कब गया, याहिया आया कब आया कब गया, जिया आया कब आया कब गया, मुशर्रफ आया कब गया, एक ब्रीफ सा, चाहे मैं उसको बॉक्स बना के बता दूं। फिर आ गई जनाब कॉमनैलिटीज। इन सब का इशू रहा है लेजिटिमेसी,
और लेजिटिमेसी इन्होंने दो तरह हासिल करने की कोशिश की, एक लोगों से थ्रू इलेक्शंस और एक सुप्रीम कोर्ट से। अयूब याहिया की तो एक्सटेंशन ही है ना, उसको इनवाइट किया गया, उसने शब खून तो नहीं मारा। अयूब, जिया, मुशर्रफ, तीनों के मिलिट्री कू को अपने अपने दौर की हाईएस्ट कोर्ट ने जस्टिफाई किया। बल्कि मुशर्रफ के केस में तो उसको 3 इयर्स का टाइम दे दिया, ग्रेस पीरियड, कि इसमें इलेक्शन करा लो। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रही ना कि जी हाँ जी बताएं कब तक इलेक्शन करवा सकते हैं आप लोग, सियासी जमातें, आप इलेक्शन की तैयारी कर लें, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का टाइम मुशर्रफ को दिया कि जी 3 सालों में आप जमहूरियत बहाल करके घर को जाएं। ईयर 2000 में डिसीजन आया था, 12 अक्टूबर जब उसका मिलिट्री को हुआ, उस वक्त से लेके जी आपके पास 12 अक्टूबर 2002 का टाइम है। तो यही आप 2002 का इलेक्शन देखें, ये अक्टूबर के महीने में हुआ था, नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली का, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे करवाया था इसने। तो एक तो लेजिटिमेसी जो सुप्रीम कोर्ट से ये इनको डेवलप होती, कॉमनैलिटी है सब में। दूसरी तरफ पीपल के से इलेक्शन के जरिए इन तमाम में कॉमनैलिटी है कि इन्होंने रेफरेंडम्स करवाए जी, तीनों ने। अयूब ने 59 में करवाया, जिया ने 81 में करवा दिया, मुशर्रफ ने 2001 में करवा दिया, रेफरेंडम करवा दिया, लोगों से सपोर्ट ली, कॉमनैलिटी। फिर अगली इनमें कॉमनैलिटी लेजिटिमेसी के बाद वो है एक्सपेरिमेंट्स विद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। पाकिस्तान की तारीख में हैरानी की बात यह है जी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पहला अयूब ने दिया, दूसरा जिया ने दिया, तीसरा मुशर्रफ ने दिया। मुशर्रफ के बाद आपकी जो हुकूमतें चल रही है तो ज्यादा मिलिट्री डिक्टेटर्स नहीं है, लेकिन बिलतरतीब इन तीनों ने आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, मुशर्रफ ने तो उसको पूरा डेवोल्यूशन प्लान का नाम दिया। अयूब खान ने जो शुरू किया उसको कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी। इसने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जिसमें नॉन पार्टी बेस्ड के सियासी जमातें जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, और ये डेवोल्यूशन प्लान जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम, ये तीनों ने अपने अपने दौर में, आपने इन तीनों को बयान करना, बताना है, तीनों ने अपने अपने दौर में, ये इनमें कॉमनैलिटी है। फिर तीसरी तीन आर्गुमेंट विद एन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सफिशिएंट, बहुत है। तीसरा इकोनॉमी, हैरत अंगेज तौर पर मिलिट्री डिक्टेटर्स की तारीख में यह कॉमन है कि आप अगर अयूब का दौर देख लें, जिया का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, तो इनकी जो एवरेज ग्रोथ है वो 5% से ज्यादा है जी। मुशर्रफ तो 6% तक टच कर गया। सो इकोनॉमी इनके अदवार में बड़ी फ्लरिश होती है जी, ये कॉमनैलिटी है इनमें। अब इस पे अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है। अदर साइड ऑफ द कॉइन ये कि जनाब एक तरफ तो ये लोन्स को रीशेड्यूल करवाते हैं फॉर 4 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, कि जो हमारे कर्जे हमने नहीं देने, ये खास तौर पे मुशर्रफ ने किया, जिया ने भी कर्जे रीशेड्यूल करा लेते हैं। फिर ये एड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये कॉमनैलिटी है कि जब भी ये तीन रूलर्स आए हैं तो यूएस फैक्टर साउथ एशिया या उसकी सराउंडिंग में उसको जरूरत रही है इनकी, जिसकी वजह से एड फैक्टर, एड का पैसा आया, इकोनॉमी बेहतर रही। जैसे ही एड का पैसा गया तो इन तीनों के बाद की इकोनॉमी देख लें, उसकी एवरेज जो है वो 3% भी नहीं बनती ग्रोथ की। सो ये कुछ ये कॉमनैलिटीज हैं जी। कंक्लूजन में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहे जितना मर्जी क्लेम करे कि हमने पॉलिटिकल विजन दिया, हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए, हमने इकोनॉमी बेहतर की, सही है जी, हमने जनाब प्रेस्टीज पाकिस्तान की बढ़ाई, इजाफा किया, जितनी मर्जी एग्जांपल्स जो मेंशन कर लें, बट द पॉइंट इज कि a worse democracy is better than
डिक्टेटरशिप, बिकॉज इवेंचुअली जो कॉन्टिन्यूटी है डेमोक्रेसी की, कॉन्टिन्यूटी, तसलसल, वो जो तसलसल है डेमोक्रेसी का, वो उसको वर्ष से फेयर करती जाती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो चाहे इन कॉमनैलिटीज से जितना मर्जी क्लेम किया जाए कि हमने कितना बेहतर किया जी मुल्क के लिए, एक वर्स्ट डेमोक्रेसी बेटर है देन अ डिक्टेटरशिप। और आगे भी फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा एडवेंचर हुआ तो वो इन्हीं सिस्टमैटिक लाइंस पे ही होगा जी, जहां पर उसको लेजिटिमेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर इलेक्शंस के जरिए अपनी मर्जी के लोग ऊपर लेके आएगा लोकल गवर्नमेंट से, और इकोनॉमी में भी वो रीशेड्यूलिंग कराएगा और एड भी आ सकती है। पैटर्न यही रहेगा, गॉड फॉरबिड अगर कोई आगे भी मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, विच इज हाईली अनलाइकली नाउ। सो ये फ्रेमवर्क है जी इस पेपर का, कि अगर मैं इसको करूंगा, और ये सारा पेपर मेरा हामिद खान या फारूक मलिक, खास तौर पे हामिद खान, उसकी बुक में से निकलता है। थैंक यू जी।